तो जीवन विद्या के रेफरेंस में अभी हम लोग उपासना में ये एक नया मतलब अभी तो ऐसे मतलब डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरे दिमाग में और सुरेंद्र अंकल के दिमाग में ऐसा है कि उसको एक सीरीज के रेफरेंस में आगे चलना है। और जो सबसे पहली चीज़ है कि आज हमारा सबसे पहला सेशन है उसके रेफरेंस का, और उसमें अ, इसका फ्लो एक ऐसे रहने वाला है कि हम लोग इनिशियल लेवल पे जो भी प्रश्न है उसकी पृष्ठभूमि है अध्ययन के रेफरेंस में वो सेट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे एक बुक्स के पठन में हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोगों की गति बढ़ेगी। वही थोड़ा सबकी अनुकूलता भी बढ़ती है, और उसको फिर रिपीट करना है तो 3 दिन बाद मतलब कभी और 1 डेढ़ महीने में फिर से 3 दिन का सेशन अभी ऐसे ऐसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ तो जैसे अभी तक हम लोगों ने सब लोगों ने सोम भैया को सुना हुआ है या तो फिर श्रवण भाई को सुना हुआ है यहाँ पर, और सुरेंद्र भैया से ज़्यादातर लोगों का परिचय नहीं है। तो सुरेंद्र भैया का परिचय अगर दूँ तो उन्होंने मतलब जैसे अपने जीवन विद्या में मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है जो सेशन होता है, क्योंकि एकदम साइलेंट पीस में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है वो, मतलब वो एकदम एग्जाम्पल्स और वो सब कम होते हैं रेफरेंस में, मतलब ज़्यादातर कंटेंट के रेफरेंस में वो बात करते हैं। लेकिन जब मैंने अभी ऑफिस में इनका परिचय शिविर रखा था 3-4 दिन, तो मैंने जब वो अटेंड किया तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा नहीं है, मतलब जो लोगों के दिमाग में ऐसा एक जो बना हुआ है वो ऐसा नहीं है, उनका भी मतलब जो कंटेंट की क्लैरिटी, कंटेंट की पकड़ और जो समझाने की वो है वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़ की अध्ययन के रेफरेंस में जब बात करते हैं तो इन्होंने मतलब तकरीबन 20 साल भैया बाबा जी के साथ, 22 है, 22 है। 22 ईयर्स बाबा के जी के साथ वो रहे हुए हैं। तो उनकी जो मतलब मेन जो अपना कंटेंट बोलते हैं उसके रेफरेंस की जो पकड़ है तो वो एकदम ही मतलब डेप्थ में है। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये सीरीज शुरुआत कर रहे हैं तो शायद से इनसे ही शुरुआत करनी चाहिए, और मेरा इनका परिचय वैसे पापा की वजह से हुआ था, तो फिर उनको मैंने कांटेक्ट किया और फिर हम लोगों ने ये शुरुआत किया। तो अभी मैं सुरेंद्र भैया को एक बार मैं ये चाहता था कि थोड़ा परिचय हो जाता। कल कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोग रह गए थे, तो उन सब का जैसे आप रह बैठे बैठे ही बैठे। काले बाकी थोड़ा लोगों को अपना परिचय देते हैं, उनका थोड़ा बहुत परिचय हुआ था, और परिचय में कोई बाकी जी आप बात परिचय बोलें। में मतलब क्या है कि ज्यादातर बात है अपना वो जो काम कर रहे हैं वो तो बराबर है, लेकिन ये जीवन विद्या के रेफरेंस में अपने को ये कुछ नहीं मिला था, नहीं सुना था, तब क्या कुछ प्रॉब्लम थे, क्या कुछ अपन सोच कर रहे थे, कुछ मतलब ढूंढ रहे थे, और कैसे कैसे ये चीज कौन से कंटेंट्स में अपने को वो ठीक लग रहा है, ऐसी जो बात है, और आपकी जीवन विद्या की जर्नी वो ज्यादातर अपना मेन परिचय वो बात है। तो उनको उसके ऊपर से अपनी सभा में कौन कौन कैसे कैसे है तो उनको वो पूरा डिलीवर करने में थोड़ा एकदम अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से ये परिचय वो रेफरेंस में अपने को देना है। मेरा नाम नीलन है, मैं विसनगर से आता हूँ, और मुझे जीवन विद्या के पहले बहुत सारे प्रॉब्लम थे और अभी बाद में बहुत कुछ कंट्रोल हो रहा है। मेरा एंगर प्रॉब्लम इश्यू था वो अभी मतलब ऐसे डाउन टू हो गए, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो अभी उसको टैकल कर रहे हैं। और जीवन विद्या को आने से ये चेंज हो रहा है कि कुछ स्थितियाँ होती थी उसको समझने के लिए अभी वो माइंड में होता है। पहले क्या आता था कि कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टेंट आंसर आ जाता था, अभी उसको समझ रहे हैं, उसको कंट्रोल करके क्या आंसर देना है वो सब चल रहा है। कब से ज्वाइन हुआ? मेरा ज्वाइनिंग पहले मैंने सुरेश अंकल की 2015 में की, बाद में डायरेक्ट 2019 में से सोम भैया का निकोराला अध्ययन से शुरू किया है। मेरा ये हमारा भांजा है। जी जी। हाँ हमारे आपके कोई प्रश्न हो जो ऐसा लगता हो कि जिस पे चर्चा होना चाहिए, ऐसा कुछ वो प्रश्न तो है? प्रश्न में तो क्या है भैया कि स्पेस के अराउंड जो क्वेश्चन आते कि अस्तित्व में है उसको समझना, पर वो कंटेंट अभी थोड़ा वो पकड़ में नहीं आ रहा है।
बहुत बढ़िया। आज आज उसी पे बात करेंगे, है ना? वही वही चाहिए। हाँ हाँ। मेरा नाम मेहुल पटेल है। मैंने मतलब पहले बॉनी भाई और ये लोगों ने, मेरी वाइफ ने मैरिज के पहले मतलब जीवन विद्या किया था, तो तब मैंने अटेंड नहीं किया था, तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छी है। तो उसके बाद विसनगर में सुरेश पटेल का फिर अटेंड किया था, और वो अटेंड करने के बाद सोम भैया का मैंने मतलब यूट्यूब में वीडियो देखा था, और कोई अटेंड नहीं किया है। और इसके बाद ये विसनगर में मतलब ये अपने श्रवण भाई शुक्ला का अटेंड किया था। और उसके बाद मॉर्निंग में जो 6 से 7 चलता है, तो उसमें काफ़ी टाइम मतलब स्टार्टिंग में अटेंड करता था। अभी मतलब 1 आध 2 वीक से थोड़ा ब्रेक हुआ है, लेकिन मतलब चलता है। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम्स की बताऊँ तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन एक बात थी कि मतलब कंटिन्यूअस जो स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, मतलब जो अपना खुश कैसे रहे उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो मतलब काफ़ी टाइम मतलब इंस्टेंट वाइज जो मतलब ब्रेक हो जाता है हैप्पीनेस, तो वो बना रहे, और फ्यूचर में भी मतलब एक फ्यूचर का थोड़ा भय टाइप जैसा रहता है कि मतलब हम अभी कोई भी मतलब काम एक्टिविटी करते हैं, तो वो विथ रेफरेंस टू फ्यूचर होता है कि फ्यूचर अपना अच्छा सेफ रहे, इसके लिए अभी ज़्यादा श्रम करते हैं, ये सब रहता है। तो रियल में है कि नहीं, मतलब किस तरह से, मतलब क्या स्ट्रक्चर है पूरा लाइफ का, वो समझने के लिए अभी कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। धारा पटेल विसनगर से। मैंने पहले मैरिज के पहले 2012 में किया था सोम भैया का शिविर। उसके बाद आप फिर दोनों लोग हम दोनों हस्बैंड आप वाइफ है। दोनों। हाँ, फिर आपकी श्रीमती जी नहीं? वो एक्चुअली सोशल की वजह से कोई अहमदाबाद में, हाँ, बट दोनों ने शादी के पहले इन्होंने बोला था, आपने बोला, इसलिए मैंने हाँ, ये मेरे देवर जी है अरे इसलिए। वाह। अरे बहुत हम सब ने मैरिज से पहले मेरे से पहले समुत्कर्ष समुत्कर्ष में हुआ था। हाँ, वो बहुत पहला साल हो की। गए। 2012 में। हाँ, 2012 में। जी। फिर सुरेश भैया का। फिर सुरेश भैया का एक अटेंड किया था, तिरुपति में था वो। हाँ। फिर श्रवण भैया का किया, और अभी मांडवी में सोम भैया का था, वो भी अटेंड किया। पहले भी वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थे, पहले भी लाइफ तो अच्छी चल रही थी, क्योंकि बिफोर मैरिज तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। बाद में भी कुछ कुछ बार कोई प्रॉब्लम होता था, तो ऐसा सोचते थे कि सामने वाला क्यों नहीं समझता। हम तो नहीं समझते, तो वो तो दिखाई कभी नहीं देता था, पर सामने वाला क्यों नहीं समझता, वैसा ज्यादा लगता था। फिर ये सब अटेंड किया तो लगा कि सब लोग सुखी होने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो एक बात अच्छी पकड़ में आई। तो कई कई बार थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि वो नहीं समझते, फिर बाद में पता चल जाता है कि वो भी सुख ही ढूंढ रहे हैं, तो उसी क्रिया में वो सब कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा बहुत इजी हो गया। और कई कई बार इतनी सारी जीवन विद्या की, तो कई बार ऐसा लगता है कि पहले थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, अब कई बार ऐसा होता है कि थॉट प्रोसेस बहुत लो हो गई है। तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो गया, या अंदर क्या चल रहा है, कोई बार कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहां पे जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि सच है झूठ है क्या है, और इससे जुड़ने की कोशिश अभी चालू है थोड़ी थोड़ी। बहुत बढ़िया। सर्व के सुख में हमारा सुख है या हमारे सुख में सर्व का सुख है? क्या उत्तर आता है? सबके सुख में हमारा सुख। बस ठीक है। नमस्कार भैया। तो मेरा नाम बॉनी पटेल है, और 2012 में जैसे बोला क्या? जोर से। ओके, जोर से। हाँ, तो 2012 में समुत्कर्ष में हमने शिविर किया था सबने साथ में। उसकी पहले की थोड़ी बात करूँ तो जब से मैं छोटा था, तो मालूम नहीं मुझे ऐसा, जब भी सराउंडिंग में मैं कुछ
किसी को भी लड़ता झगड़ता ऐसा दिखता था तो कांस्टेंट मुझे ऐसा फील होता था कि भाई ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली लाइफ तो सिंपली ही जीना है, तो ये सब क्यों चल रहा है। तो उसकी थोड़ी बहुत खोज रहती थी। तो उसके लिए दादा के साथ स्वाध्याय में जाता या दूसरी दूसरी सब चीज़ें को ढूंढने का ट्राई करता। खुद में भी सोचता रहता कि भी इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो सब। तो उसमें से काफ़ी थोड़े-थोड़े पॉइंट कंक्लूड किए थे जहाँ से जितना भी मिला था। लेकिन जैसे ही ये 2012 में ये शिविर किया तो उसमें काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस से कंक्लूज़न मिले थे, वो काफ़ी सारे डायरेक्टली उसमें कनेक्ट हो गए। तो लगा कि ये इसमें और जो भी आंसर नहीं मिलते थे उसका भी आंसर इसमें दिखाई दिया। तो एक अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने थोड़ा इवन विसनगर में गोष्ठी वो सब करते थे, थोड़ा डिस्कशन करते थे, लेकिन वो धीरे-धीरे बंद हो गया। अ लेकिन खुद का एक उसकी चाहत थी तो उसके लिए खुद मैं पठन ये मानव व्यवहार दर्शन ये सब बुक्स खुद पढ़ता रहता और अपने आप बातें करता रहता और उसको ढूँढता रहता। क्योंकि मैंने देखा लाइफ में कि पहले ज़रूरत मीन्स पहले ऐसा लगता था कि भाई थोड़ा पैसा आ जाए, ये सब आ जाए, लेकिन जैसे वो अर्निंग बढ़ती गई लेकिन फिर भी देखते हैं तो इवन फैमिली, इवन सराउंडिंग में भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो कितना भी पैसा आ जाए फिर भी। तो उसमें से ये सब पकड़ में आए तो लगा कि इसमें काफ़ी कुछ बढ़िया बातें हैं और उसको जीवन में लेने से काफ़ी पीसफुली और आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इसमें जुड़े और पूरा फैमिली और बहुत अच्छी लाइफ अभी जा रही है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वानी भैया हमारी कंपनी में मतलब एकदम टॉप पोजीशन पे है। बहुत बढ़िया। हाँ, वो इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह किया है, उनका जीएसपीसी में अच्छा जॉब था और वो जॉब छोड़ के फिर हमारे साथ आए और उनके पिताजी मेरे खास फ्रेंड है। वो रिश्ता हमारा, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे उनके पिताजी और हम। तो वो एक हमारा संस्कार है। संबंध था ही और उससे फिर ये जर्नी थोड़ी आगे बढ़ी। बहुत बढ़िया। हाँ, मेहुल भैया की भी। हाँ, मतलब ये मेहुल भैया कि भी कंपनी में मतलब समझो कि ये जो मौली भैया है उसके बाद मेहुल भाई भी इंजीनियर है, उसका भी हाँ जॉब करते थे, लेकिन क्या है कि वो फिर ये भी हमारे साथ में जुड़े। बहुत बढ़िया। अच्छी मतलब क्या है कि टेक्निकल भी है और मतलब बहुत सी प्लस चीजें उन्होंने हैं कि जिसके हिसाब से वो लोग ठीक से जी भी रहे हैं और काम भी उसके हिसाब से ठीक से कर रहे हैं, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है। तो वो फैमिली पूरा एकदम आत्मीय संबंध है। और ये गति में भी मतलब पूरा फैमिली का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला और ऐसी कुछ नहीं, मतलब साइलेंट चलने वाले फैमिली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या है कि कंपनी में भी ये पोजीशन में लेवल पे है तो क्या है कि औरों को भी एक अच्छे प्रेरणा दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा। वो कंपनी के लिए बड़ा हेलो, हर्षना पटेल। मैंने पहले शिविर मांडवी में की थी परिचय, फिर पालीताना में की थी। जब जीवन विद्या नहीं देखी थी, मतलब कुछ सुना नहीं था, उसके पहले मुझे ऐसा था कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, स्वाध्याय नहीं, ओम शांति कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं नहीं गुस्सा करती, नहीं किसी का बुरा करती। मतलब पहले से ऐसी थिंकिंग थी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे कुछ भी अध्याय मतलब कुछ भी करने की। फिर जब मैंने परिचय किया तब पता चला कि यार मैं कर क्या रही थी, अब तक तो मैं परफेक्ट थी, अब मुझ में अपनी खामियां क्यों दिखाई देने लगी इतनी सारी। फिर पहले कॉन्सेप्ट और परिचय में जब जिंदा और जीना का आया तब मैंने सोचा कि यार मैं पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रही थी। फिर उन जीवन विद्या के एक एक सूत्र में जब कभी ऐसे भी याद आ जाए तो उसके बारे में सोचते सोचते मुझे पता नहीं चला कि कहाँ पहुंच जाती हूँ। मतलब इतना एक एक सूत्र इतना जबरदस्त है कि मुझे यार जीवन विद्या के ऐसे लगा हो गया है ऐसे। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छा। ये अपना बड़ा बेटा है वशिष्ठ। हाँ हाँ। तो ये जीनल के भाई है, मतलब मैं भी है। यश और हर्षना उनकी वाइफ है। बहुत बढ़िया।
कंपनी में एएसपी कंपनी में है और अभी उनके माताजी पिताजी दोनों अभी बाड़ूतल में शिविर कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। 2-3 जनरेशन एक साथ कर रही है। नमस्कार भैया। दादाजी भी बैठे हुए हैं। हमारा प्रचार नहीं है। दादाजी की तीसरी पीढ़ी भी आ गई ना, बच्चे ना पंथी आ गए। पहली पकड़ेंगे, हमारी दूसरी हिमांशु तीसरी चौथे बच्चे आ गए। और ये जय और नंदी चौथी पीढ़ी। बताइए, इतना इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। नमस्कार भैया, यश पटेल। भैया मैंने सबसे पहला शिविर सोम भैया का किया था राजकोट में 2017 में। हाँ। लेकिन जब पहली बार कंटेंट आया तो मैंने क्या कंटिन्यूअसली उसको वो ध्यान दिया नहीं उस टाइम पे, तो वो छूट गया मेरा। तो उसके बाद में 2021 में जब मांडवी का परिचय शिविर हुआ सोम भैया का, तो उस टाइम से पकड़ बन गई। उसके बाद सोम भैया का पालीताना अध्ययन शिविर किया और उसके बाद हर रोज दिन का 2 घंटा मेरा जीवन विद्या में अभी जा रहा है, मतलब सुबह 6 से 7 में और शाम को 1 घंटा। तो पूरा अभी अध्ययन मेरा बुक्स पे अभी नहीं गया हूँ, लेकिन वीडियोस वो सब पूरा यूट्यूब पे अभी मेरा चालू है उसके अध्ययन के तौर पे। और भैया उसके जो मुझे इफेक्ट दिखे, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पहले जो चंचलता थी मेरे अंदर, ये करना है वो करना है सब कुछ करना था, तो पूरा कामनेस अभी मतलब अपने आप में आ गया है। तो जो थोड़ा बहुत चिढ़ चढ़ जाता, गुस्सा हो जाता था, तो पूरा एकदम से अभी सब ठंडा हो गया अभी। तो वो पूरा इफेक्ट जो मेरे अंदर में अभी देख पा रहा हूँ। और अभी अध्ययन शुरू है मेरा, मतलब वीडियोस के तौर पे, और अभी शुरू आगे कंटिन्यू होगा। नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो अभी करना ज्यादा है लेकिन प्रेशर नहीं है, गुस्सा नहीं है। हाँ, अभी पूरा शांत हो गया। क्या हुआ, करना कम है या करना ज्यादा है? करना तो क्या है कि एक बार अभी समझ लिया तो फिर ज्यादा करने की कुछ रहता नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा करना है। पहले हम अपने तक सोच रहे थे, अभी परिवार का भी सोचना है, समाज का भी सोचना है, ज्यादा करना है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ भैया कि जो पहले ऐसा था ना कि ये सब कुछ कर देना है, वो कर देना है, लेकिन वो सब पूरा काम का नहीं रहा अभी इस तरह। जी, बहुत बढ़िया। समझना बड़ी बात है। समझना पड़ेगा, समझ के करना। ये उनका घर का परिचय भैया, मैं बैकग्राउंड खाली दे दूं तो उनका घर में वो लोग, उनके पिताजी वगैरह 3 भाई हैं। हाँ हाँ। तो 3 भाई में से उनके घर में हमारी 2 बहनें हैं, तो 2 भाई हमारे जीजा जी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और तीसरा मतलब उनका पिताजी वो हमारे समधी है। बहुत अच्छा। बराबर है। हाँ, तो बहुत। ये है, तो उसके घर में मतलब एक तीर्थ है ना जो। हाँ हाँ। कल था उनका परिचय किया था, तो वो हमारे सबसे छोटी बहन का बेटा है और ये कजीर हो गए। कल आपकी तीनों बहनों से मिले हम। कल तीनों बहनों से मिल गए। भैया के यहाँ आई थी तीनों बहनें। तो ये तीर्थ और यश जैसे कजिन। हाँ, बहुत। अब ये बड़ी वाली बहन के होंगे, आप बड़ी बहन से? मतलब ये है ना, ये सबसे बड़े भाई है उनके लड़की। अच्छा। एक दूसरे नंबर के भाई है वो बड़ी बहन, वो हमारे जीजाजी, और तीसरे नंबर के भाई वो छोटी बहन। अच्छा अच्छा, ऐसा। बीच वाली जो बहन है वो उनका बेटा अभी मिलन इधर। हाँ, वाह। हाँ। नमस्कार भैया, मेरा नाम पार्थ है और मैंने जीवन विद्या 2012 समुत्कर्ष में स्टार्ट किया था, बट सब साथ में ही थे हम लोग। तो बट वो टाइम पे फिर उसके बाद तो फिर इंजीनियरिंग 4 साल इंजीनियरिंग हुआ, तो इंजीनियरिंग में तो पूरा छूट गया था वो चीज़। फिर उसके बाद अभी 2017-18 में वापस फैमिली में जीवन विद्या का स्टार्ट हुआ, 18-19 में आई थिंक। तब से थोड़ा थोड़ा चल रहा है जर्नी। एकदम स्पीड में नहीं चल रही है मेरी गति कोई, बट इतना दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा है कि अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे पूछने हैं बहुत सारे, और कभी कभी ऐसे मन में भी रहता है कि उसके आंसर्स मेरे को अभी भी जीवन विद्या में ऐसे लगता है कि बात है, बट अभी तक मेरे को अभी अंदर उतरे नहीं है। हाँ, तो वो प्रश्न जरूर पूछिए। प्रश्न, हाँ, और वो उसके कभी कभी ऐसी श्रद्धा भी रहती है मेरी। ओके, तो वो सब चीज़ों में मतलब एकदम अंदर इन्वॉल्व नहीं हो गया हूँ मैं,
जो मेन कंसेप्ट है जो सुखी रहना, दूसरों के सबको सुखी रखना, मतलब वो समाज का अपना, फिर फैमिली, फिर समाज, और वो उसका वो कंसेप्ट, उसमें तो एकदम इंक्लाइन हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। बट बाकी थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ऐसे लगते हैं कभी कभी कि उसके आंसर्स जब सुनते हैं तब लगता है, पर फिर बाद में वो फिर 10 दिन के बाद वो क्वेश्चन वापस वो मन में आ जाता है, वो चीज़ें तो कहाँ ना कहाँ वो आई थिंक अंदर उतरे नहीं है, ऐसे ऐसा लगता है। तो वो आई थिंक स्लोली स्लोली अभी क्लियर हो गए। प्रश्न आप जरूर पूछिएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा कैसे रिजॉल्व होते हैं ना। थैंक यू। कोशिश करें। तो अभी यहाँ रोक भी सकते हैं, है ना, परिचय का। फिर जब कोई प्रश्न करेंगे और जिन्होंने परिचय नहीं दिया पहले अपना परिचय देंगे, फिर प्रश्न करेंगे, है ना। तो उससे क्या है कि थोड़ा एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। मुझे एक बात पता लगी है कि लगभग सभी लोगों का 1, 2, 3 शिविर हो चुके हैं, है ना। ज्यादातर लोग जो है कुछ ना कुछ अध्ययन भी शुरू कर रहे हैं। और तीसरी बात ये पता लगी है कि सब में एक निष्ठा है, एक स्तर की निष्ठा जो है वो स्थापित हो गई है। और चौथा है कि सभी लोग अपने में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, कुछ उनका बदला है ना, सकारात्मक जो है कुछ परिवर्तन उनके अंदर आया है ऐसा। तो ये 4 बातें जो हैं आपके इससे मेरे ऑब्जर्वेशन में आई हैं। फिर कुछ बातें ऐसी भी आई हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ प्रश्न हैं अभी वो पूरे रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और कई बार ऐसा भी लगता है कि हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे जीवन विद्या की फिलॉसफी से। तो हम उसको जानना चाहेंगे। 5वीं एक और ऑब्जर्वेशन में आई है कि कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा जीवन ठीक हो गया है ना, मेरा परिवार में थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो यहाँ तक रुकना नहीं है, ये यात्रा जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सर्व का शुभ है या सर्व का सुख है, उसी में हमारा सुख है। नहीं तो सुख की निरंतरता नहीं है ना। तो व्यक्तिवादी सुख और एक है सर्व का सुख। तो ये जो अनुसंधान है ये सर्व शुभ का अनुसंधान है। सर्व का सुख कैसे हो सकता है, इसको हमको समझना है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो सबको समझना है ना। यानी अभी हमारा काम पूरा हो गया ऐसा नहीं है ना। मेरे में चेंज आ गया, मेरा कंफर्टेबिलिटी आ गई है, इतनी यात्रा नहीं है। पूरा समाज कैसे ठीक हो जाए, पूरा मानव समाज कैसे ठीक हो जाए, व्यवस्था हर स्तर पे व्यवस्था कैसे आ जाए, इस पे अपनी बौद्धिक शक्तियों को नियोजित करना है। पहले हम बौद्धिक शक्तियों को नियोजित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा मन भटक रहा था, हमारा कुछ लक्ष्य तय नहीं था, हमको कार्यक्रम नहीं दिख रहा था, है ना। अस्तित्व और प्रकृति के नियमों को हम समझ नहीं पा रहे थे। नियति सहज जो गति है उसको हम देख नहीं पा रहे थे। ये हमारे अंदर अब सहज हो गया, और इसके कारण से अब हम पूरे समग्र अस्तित्व को देख सकते हैं। और कुछ रहस्यवादी प्रश्न भी हम सब लोगों के अंदर रहे होंगे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं ईश्वर को मानते हैं, मंदिरों में भीड़ दिखती है, बहुत सारे वाङ्मय हैं, वेद उपनिषद आदि बहुत सारे वाङ्मय लिखे गए हैं, उनका प्रचार प्रसार है, कई कथावाचक लोग हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन हमको समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मंदिर में कोई देवी है तो क्यों लोग उसको पूजा करते हैं, है ना। शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उनका क्या अर्थ है, वो क्यों समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। इसके साथ कुछ और भी प्रश्न हैं कि हमारा संविधान बन गया लेकिन कोई चरित्र क्यों नहीं आया, है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि नागरिक का कोई चरित्र क्यों नहीं आ पाया। और फिर जो परिवार समाज टूट रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। परिवार टूट रहे हैं, समाज संगठन टूट रहे हैं, है ना, समुदाय भी टूट रहे हैं। तो ये टूटन जो है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है ना, इसको भी हमको समझना है। जैसे पहले आज हम सीताराम पाठक जी हमारे सागर से आए हैं, एक कृषक हैं। हम लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, भाई भी हैं और मित्र भी हैं। तो ये सुबह हमको बता रहे थे कि गांव का पहले एक कैरेक्टर होता था, चरित्र होता था एक गांव का, क्योंकि लोग गांव को ये मानते थे मेरा गांव है। तो एक
सामूहिक चरित्र होता था गांव का, हर गांव वो खत्म हो गया। अब उस गांव में कुछ अच्छे लोग हैं, इस तरीके की बात है, कुछ खराब लोग हैं, तो उससे गांव का कैरेक्टर नहीं बनता, वो परिवार का कैरेक्टर बनता है ना। तो परिवार का एक चरित्र है, लेकिन वो चरित्र गांव का चरित्र नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि गांव का चरित्र बनना चाहिए, है ना, समूह का चरित्र, ऐसा उनके अंदर एक विचार आ रहा था। मुझे लगा यही तो जीवन विद्या है ना, कि हमारी चेतना का विकास हो, मेरे से जाके मेरे परिवार तक मेरी चेतना का विकास हो, मेरे परिवार की चेतना समाज की चेतना तक पहुंचे, है ना, या जिसको हम कह रहे हैं गांव की चेतना तक हम पहुंचे, गांव से विश्व चेतना तक हम जा पाए, है ना। तो जो चेतना का विकास है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पे, उसी में तृप्ति है जिसको हम कह रहे हैं। यदि वैश्विक स्तर पे चीजें ठीक नहीं होती हैं तो भी हमारा सुख निरंतर सुख नहीं हो सकता है ना। ये वो विधि नहीं है कि हम मेडिटेशन करके अपने में, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी रघुनाथ गाथा स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैंने रघुनाथ की गाथा को लिखा है, ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि सर्व का शुभ होना चाहिए, सर्व का सुख होना चाहिए। उसके लिए जो शुभ की वस्तु है उसका लोक व्यापीकरण होना चाहिए। वो जो लोक व्यापीकरण होगा उससे मानसिकता बनेगी, मानसिकता आचरण में उतरेगी, आचरण व्यवस्था में उतरेगा। तो ये स्टेप हैं, इन्हीं स्टेप्स के आधार पे हम लोग अपनी अध्ययन यात्रा को शुरू करेंगे, जिसमें हम चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि ज्ञान से बड़ी तृप्ति कुछ नहीं है ना। और मानवीयतापूर्ण आचरण से वरिष्ठ कोई आचरण नहीं है, उससे कोई बड़ा कोई आचरण नहीं है। और जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सार्वभौम व्यवस्था से ज़्यादा व्यवस्था की कोई कल्पना नहीं है मानव जाति में। तो जो व्यवस्था की मैक्सिमम कल्पना है, कम से कम वो हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो, मानवीयतापूर्ण आचरण के सभी आयामों को हम लोग समझ सकें और ज्ञान हमको परम तृप्त कर सके, ये हमारी यात्रा का, अध्ययन का मूल प्रयोजन है। क्योंकि ज्ञान से ज़्यादा तृप्ति की कोई चीज़ नहीं है, और ये वेदांतिक काल में भी ऐसा कहा गया, वेदांत परंपरा में जब ये कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, उसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस रूप में ब्रह्म का व्याख्या ब्रह्म सूत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन प्रकारांतर से ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हुई, जो प्रतिष्ठा हुई है वो कुछ अलग अलग चीज़ों की हो गई है ना। अभी तो समाज में अपराध और शोषण की, है ना, हिंसा की प्रतिष्ठा है। अभी जो वर्तमान में व्यवस्था दिखती है उसमें जो अपराध करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, है ना, जो अव्यवस्था फैलाने वाले, वे ज़्यादा प्रतिष्ठित दिखते हैं। जो ज्ञानी है वो प्रतिष्ठित नहीं है। इसमें उनका दोष नहीं है, दोष उनका है जो ज्ञानी है, क्योंकि वो ज्ञान को संप्रेषित नहीं कर पाए, ज्ञान की जो महिमा है उसको समाज में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, है ना। ये उनका दोष है। नहीं तो ज्ञान तो सर्व को स्वीकार होता है, ज्ञान थोड़ी स्वीकार होता है। तो ज्ञान स्वीकार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने जिसको ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, वो कुछ भ्रम है ना। हम उसको संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं। भ्रम को संप्रेषित नहीं कर सकते हैं, ज्ञान को संप्रेषित किया जा सकता है। जैसे पानी पीने से मेरी प्यास बुझती है, ये सबको समझाया जा सकता है। कोई कहे कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, इसको समझाओ, ये समझाना अत्यंत कठिन काम है। तो इससे पता लगता है कि जो सही है वो सबको समझाया जा सकता है ना, सब उसको प्रतिष्ठित किया जा सकता है, उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। सत्य ही प्रकाशित होता है, असत्य प्रकाशित नहीं होता है। तो सत्य प्रकाशित नहीं हो पाया, इसका मूल कारण है कि जो तात्विकता है ना, उसको हम ठीक से नहीं समझ पाए। तात्विकता को ठीक से ना समझ पाने के कारण से सत्य अप्रतिष्ठित हुआ है, या सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। दोनों तरफ से भाषा बोल रहा हूँ, है ना। मैं, जैसा हिमांशु भाई बोल रहे थे कि मेरी जो भाषा है थोड़ी सी कठिन लगेगी आपको, है ना। लेकिन जब भी कोई आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बोला और वो आपको स्पष्ट नहीं हुआ, आपको पूछना जरूर है, इसमें संकोच मत करना। कभी ऐसा भी मत सोचना कि आपके प्रश्न पूछने से आपके बारे में लोगों की धारणा खराब होती है, बल्कि आपके बारे में धारणा अच्छी होती है कि आप जिज्ञासु हैं
और आप सत्य के अनुसंधान के प्रति जो है कटिबद्ध हैं, निष्ठान्वित हैं, ये पता लगता है। यदि आप प्रश्न नहीं पूछते हैं तो पता नहीं लगता है आपके अंदर क्या चल रहा है, ये पता नहीं लगता है और आपकी अपनी यात्रा भी रुक जाती है, क्योंकि जो प्रश्न आपका जहाँ रुक गया है फिर उसका उत्तर पता नहीं कब आएगा, कौन व्यक्ति ऐसा मिलेगा लाइफ में जो उसका उत्तर दे पाएगा। इसलिए सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, सारे प्रश्न आने चाहिए, बिना किसी संकोच के आने चाहिए। और जीवन विद्या से इतर भी प्रश्न कोई पूछना चाहें आप, है ना, जैसे वेदांत से संबंधित है, परंपरा से संबंधित है, या जो हमारे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम से संबंधित कोई प्रश्न है वो भी पूछिए, हम लोग उसमें कोशिश करेंगे। मुझसे नहीं बनेगा तो हम लोग आपस में डिस्कशन करके उसके उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि आप सबकी भी अपनी अपनी यात्रा है, जिंदगी को आपने देखा है, बहुत सारे आयामों को छुआ है, कुछ कुछ अनुभव एकत्रित किए हैं। तो हम सब लोग अध्ययन की यात्रा में हैं, आप भी अध्येता हैं, मैं भी अध्येता हूँ, और हम सब लोगों का उद्देश्य है कि हम समाधान को और ज्ञान से परम तृप्ति को प्राप्त कर सकें, है ना। इसी आशय में हम आज की जो अपना अध्ययन का कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर जैसा आवश्यकता बनेगी, जैसा आगे का कार्यक्रम बनेगा, फिर आगे का चलाया जाएगा, है ना। तो मैंने दशरथ भाई जी को भी, हिमांशु जी को मैंने कहा है कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे या मेरे पास आएंगे, स्वागत है। दोनों स्थिति में मैं तैयार हूँ, है ना, आप लोगों के साथ चलने के लिए। ठीक है, तो हम लोग संप्रेषित वर्ड बोला, उसका जरा थोड़ा संप्रेषित मतलब मेरे से आप तक पहुंच जाए, है ना, मेरी समझ आपकी समझ हो जाए, मेरा आचरण आपका आचरण हो जाए, मैं जिस व्यवस्था में जीता हूँ उस व्यवस्था में आप जीने लगे, इसी का नाम संप्रेषणा है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन एक मिसकंसेप्शन है। मैं कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूँ, तो कम्युनिकेशन एक मिसकंसेप्शन है। लोग ऐसा मानते हैं भ्रम का कम्युनिकेशन होता है। बाबा जी कहते थे कि सत्य ही संप्रेषित होता है। एक्चुअली कुछ कम्युनिकेशन होता नहीं, मेरे से निकल के कोई आप तक जाता है, ऐसा नहीं होता है। इतना ही होता है कि जो मेरे अंदर अर्थ प्रकाशित होता है वो आपके अंदर अर्थ प्रकाशित हो जाता है। उसको सही से तो अर्थ साम्यता ही संप्रेषणा है। यदि अर्थ साम्यता नहीं है तो संप्रेषणा नहीं। मैं एक बार एसोसिएशन ने मुझे आमंत्रित किया था, तो वहां पर मैं एक व्याख्यान दे रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग न्याय को समझते हैं? तो सब एडवोकेट थे, तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो न्याय दिलाने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप न्याय को बताइए, न्याय का क्या मतलब होता है। मैंने एक करके 9-10 लोगों से पूछा, 9-10 परिभाषाएं न्याय की आ गई, 9-10। तो मैंने कहा इसका एक ही मतलब है, या तो 9 परिभाषाओं को जोड़ के न्याय कहते हैं, या आप में से किसी को भी न्याय का पता नहीं। तो मैं दोनों में से कौन सा निष्कर्ष लूं, है ना। तो सब चुप हो गए। तो इसका मतलब है कि एलएलबी कर ली, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना, कोर्ट में जस्टिस भी दिला रहे हैं, लेकिन न्याय संप्रेषित नहीं हुआ। न्याय का जो अर्थ है वो संप्रेषित नहीं हुआ, है ना। तो पता नहीं किस प्रत्याशा में, तो जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा मानता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे मीडिया बहुत बढ़ रहा है ना, बहुत बढ़ गया है पूरी दुनिया में, लेकिन संप्रेषणा हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन यदि हम ये पूछें कि भारतीय समाज में उन फिल्म से क्या संप्रेषित हुआ, तो पता लगता है कुछ भी नहीं हुआ। ना ज्ञान बढ़ा, ना आचरण बढ़ा, ना व्यवस्था बढ़ी, ना विधि की समझ बढ़ी, है ना। तो क्या बढ़ा प्रश्न? तो विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ी, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना, नकारात्मक विचार बढ़ा, द्वंद्व विद्रोह करने की प्रवृत्ति बढ़ी, हिंसा करने की प्रवृत्ति बढ़ी। उसी को हम लोग फार्मूला फिल्में कहते हैं, वो सब बढ़ता जाता है। तो जिस आशय से फिल्म बनी थी जो समाज में सुधार होगा, हर हीरो जो है किसी खलनायक को मारता है ना, सब फिल्मों में यही होता है,
और हीरो जीतता है, ऐसा सब कहानियां ऐसे ही रहती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में हीरो जीत रहे हैं कि जो खलनायक है वो जीत रहे हैं। पिछले 70 साल में खलनायक लोग प्रतिष्ठित हुए कि हीरो लोग प्रतिष्ठित हुए? तो पता लगता है खलनायक प्रतिष्ठित। तो इसका मतलब है भारतीय समाज में सिनेमा से कुछ संप्रेषित नहीं हुआ, जिस आशय से संप्रेषित किया था कि हीरो जीतेगा। हीरो जीतना संप्रेषित नहीं हुआ, खलनायक का जीतना संप्रेषित हो गया, जबकि खलनायक को हम क्रूरता पूर्वक फिल्मों में मार रहे हैं। हर फिल्म में जो खलनायक है, हर 10 साल में क्रूअलिटी बढ़ जाती है ना? पहले केवल हत्या कर देते थे, फिर भीड़ हत्या करती थी, फिर बम से उड़ा देते थे, पूरे बम से पूरे हवेली को उड़ा देते हैं। ऐसा ऐसे-ऐसे क्रूरता जो है ना बढ़ती चली जा रही है। इसके बावजूद भी हीरो प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है, तो संप्रेषणा नहीं हो रही। तो इसलिए संप्रेषणा क्यों नहीं हो रही, इसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। हम क्यों अच्छी प्रवृत्तियों को जो है समाज में नहीं ले जा पा रहे हैं? गलत प्रवृत्तियाँ क्यों बढ़ रही हैं, है ना? तो इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी है जो हमसे चूक हो रही। हमसे का मतलब हमारे समाज से, राष्ट्र से, है ना? हमारे जो साहित्यकार हैं उनसे, जो बड़े-बड़े बौद्धिकता को लगाने वाले जो लोग हैं, उनसे अच्छी चीज़ें प्रतिष्ठित नहीं हो रही और यही हमारी चिंता है ना? तो मुझे लगता है इसी के लिए हाँ, एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग ये क्वेश्चन आप बोल रहे थे कि भ्रम की संप्रेषणा नहीं होती है, तो जो नेगेटिव विचार है उसको क्या कहेंगे? वो भ्रम है कि क्या है? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव एक रिलेटिव टर्म है ना? जिसको हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं। यदि हम लोग ऐसा समझें कि जो ह्रास की ओर है विचार, वो नेगेटिव है और जो विकास जागृति की ओर विचार है वो पॉजिटिव है। तो आपका प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भ्रम की संप्रेषणा नहीं होती, हाँ। सत्य की संप्रेषणा होती है। तो बात ये कर सकते हैं कि सत्य संप्रेषित हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? भ्रम संप्रेषित नहीं होता है। भ्रम संप्रेषित फिर- नए भ्रम को जन्म देता है। तो फिर मतलब जैसे ये पूरा जो अपना ये जो जैसे मान लीजिए मैं ये है, कहूँ कि ये ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक है ना? इसको मैं संप्रेषित कर सकता हूँ आपको? नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि सच्चाई जो है सबके लिए एक जैसी रहती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी और सब्जेक्टिव रियलिटी। तो इसलिए सही यानी जब मैं कहूँगा ये सफ़ेद है, तभी सबको संप्रेषित होगा, है ना? जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, ये संप्रेषित होता है क्योंकि ये सही है, प्यास बुझती है। सत्य ही संप्रेषित हो सकता हाँ, असत्य संप्रेषित नहीं, असत्य नया रूप ले लेता है। भ्रम से भ्रम पैदा होता है और भ्रम हमेशा नया भ्रम पैदा होता है। जी। कोई भी जो हम देखते हैं, अभी आपने बताया मूवी की बात करी कि उसमें खलनायक दिखता है, तो वो तो संप्रेषित होगा ना समाज में। नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, इसीलिए तो क्रूअलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो नए भ्रम को पैदा करता है और ज़्यादा भ्रम को पैदा करता है। जो मान्यता बस हमको ऐसा समझ में आया कि हिंसा करने से, है ना, दुष्टता को कुचलने से, है ना, श्रेष्ठता प्रतिष्ठित होगी, ऐसा मान लिया हमने। वो मान्यता प्रमाणित नहीं हुई आज तक। हमने दुष्टता को तो कुचला और क्रूरता से कुचलते गए, लेकिन जो श्रेष्ठता है वो प्रतिष्ठित नहीं हुई। भैया तो ऐसा इसलिए कह फिर सकते ये हैं- ऐसा कह सकते हैं कि अगर मतलब सत्य की संप्रेषणा नहीं हुई तो भ्रम बढ़ा। हाँ, या तो क्योंकि फिर सत्य समझ में नहीं आया, सत्य समझ में नहीं आया। हाँ, तो मतलब या तो संप्रेषणा होती है या तो फिर भ्रम बढ़ता है। हाँ, मतलब अगर कोई वार्तालाप हो रहा है, या तो अगर मैं जो मतलब जो कहना चाहता हूँ वो अगर आप तक नहीं पहुंचा, मतलब आपने जो पहले शब्द का यूज किया था ना कि मेरे अंदर जो है वही अगर आपके अंदर वही विचार प्रकाशित हो अगर वही जाए। प्रकाशित नहीं हुआ तो मतलब कि भ्रम हुआ, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भ्रम हुआ। और उसको ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो आई थिंक उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि मीन्स हमने मूवी भी देख रहे हैं, तो मूवी एग्जैक्टली प्रकाशित क्या करना चाहता है, तो अल्टीमेटली एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग निरंतर सुख को पा जाए उसके रेफरेंस में ही अल्टीमेटली मूवी है, लेकिन हम उसको पा तो नहीं सकते, मीन्स पाते नहीं है। इसका ही मीनिंग वो हुआ कि वो अल्टीमेटली संप्रेषित नहीं हो पा रहा। सभी मूवी में आशय तो अच्छा ही है। हाँ वही, लेकिन हर वो कहानी निरंतर पूरी कहानी पकड़ में होती नहीं है। नहीं।
ऐसी कोई कहानी नहीं होती जिसमें विलेन सक्सेसफुल हो जाए, राइट। है ना। ऐसा कोई कहानी नहीं होती जिसमें अपराध जो है वो प्रतिष्ठित हो जाए। कहानी ऐसी नहीं होती, नहीं, वो कहानी नहीं है ना। तो कहानी में अच्छी चीज को, यानी आशय तो सबका ठीक है, पूरी मानव जाति का, है ना। परंपरा का भी आशय ठीक है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि सभी सुखी होना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आशय तो सबका सुखी होना है, लेकिन वो सुखी होने की विधि नहीं पहचान पाए। हमने एक विधि पहचानी, उसका प्रयोग किया कि दुष्टता को कुचलना पड़ेगा। ये विधि सक्सेसफुल नहीं हुई, ये सफल नहीं हुई। उसके लिए हमने कहानी लिखी, उसके लिए उपन्यास लिखे, उसके लिए फिल्में बनाई, उसके लिए थिएटर क्रिएट किए, लेकिन वो हुआ नहीं। हमने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा कि रावण को कुचल दो, है ना, तो राम राज आ जाएगा, लेकिन राम राज आया नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी भी हमारे अंदर राम राज का सपना बना हुआ है, लेकिन राम राज आया नहीं। भैया एक प्रश्न था कि जैसे मानव जाति जब भी शुरू हुआ हजारों साल पहले, तो अभी देखते हैं कि बच्चे सब प्रभाव से सीखते हैं, मतलब बड़ों के प्रभाव या वातावरण के प्रभाव। तो जब भी मानव जाति शुरू हुआ तभी तो अस्तित्व था ही, तो तभी कौन सा ये प्रभाव ऐसा जो अभी मानव ये सब कर रहा है, उसमें वो कौन से प्रभाव में आके उसका ये शुरू हुआ? वो कल्पनाशीलता है, मानव की स्वतंत्रता है, लेकिन ये जो नेगेटिव प्रभाव या जो हम उसको जैसे भी व्याख्या करें, वो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि तभी तो अस्तित्व था ही उसके इसमें। हाँ, तो तभी मानव में कौन कौन से प्रभाव की वजह से ये नेगेटिविटी सब शुरू हुआ? अंदर अंदर से भी थोड़ा जवाब करेंगे तो अच्छा है मेरे हिसाब से। थोड़ा कल्पना स्वतंत्रता है, लेकिन तभी तो अस्तित्व था, तो वो पॉजिटिव ही था। अस्तित्व था तभी वो पॉजिटिव था, तो उसकी वो नेगेटिव कल्पनाशीलता कैसे? हम लोग तो कल डिस्कस कर रहे थे ना, कल वही point है, वही वाला पॉइंट था, वही वाला point है। ठीक है इसमें भैया मैं थोड़ा जो समझा वो जी, बात करता हूँ। बताइए। तो वैसे क्या है कि सबसे पहले सृष्टि में पदार्थ अवस्था आई, पदार्थ अवस्था के बाद प्राणावस्था आई, तो मतलब क्या है कि वनस्पति और ये सब आया। उसके बाद जीव सृष्टि, मतलब क्या है कि प्राणी सब आए, और उसमें से फिर मानव का प्रकटन हुआ। और ये मानव का प्रकटन हुआ तो मानव संस्कार अनुषंगी है, तो वो टाइम पे उनको दिखने को कौन मिला? तो उनको जो पशु है वही उनको दिखने को मिला। तो वो दिखने को मिला तो उसके हिसाब से पशु ग्रुप में रहते हैं, वो मतलब किसी के डर से वो ये करते हैं। तो जो जो चीज उसमें है वही चीज मानव ने, मतलब हाँ, जीव चेतना वाली बात है, वो जीव चेतना वाली बात मानव में आ गई। तो क्या है कि सही में मानव के हिसाब से जीने वाला चरित्र उनके आमने सामने मतलब इतना देखने को नहीं मिला, और जो भी मिला तो उसका कुछ सही ऐसा नहीं हुआ कि उसकी निरंतरता बनी, जो अपन ऋषि मुनि बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो शायद कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई कि जिससे उसकी थोड़े टाइम के लिए उसका प्रभाव रहा, लेकिन फिर मतलब उसकी परंपरा नहीं बनी। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो प्रश्न है उसमें मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये जीव चेतना वाली बात है, वो जीवों से ही आदमी सीखा। और जो आहार, निंद्रा, भय, प्रजनन, वो जो 4 बातें उसमें है, वही बातें मनुष्य में भी आई, और मनुष्य भी ऐसे जीव चेतना में जीता रहा। ऐसा मैं समझा हूँ भैया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसको यदि और पीछे जाके देखेंगे, एक मिनट, आपसे आप कुछ कहना है? इसमें सर एक बात ये थी कि अभी अपना एक सूचना ऐसा है कि ये जो चीज है इसमें अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये ऐसे डिस्कशन अच्छा रिकॉर्डिंग होता है तो किसी को भी फ्यूचर के लिए मतलब काम लग सकता है। तो इसके लिए सामने वाला आदमी कोई भी बोलता है तो उसका प्रश्न और जवाब का अंदर क्लैरिटी, ये माइक होगा तभी आएगा, नहीं तो फिर अपने को खुद थोड़ा जोर से बोलना, जोर से बोलना होगा, तभी फिर अंदर आएगा। तो उसके हिसाब से जब अपन को ध्यान में रखेंगे। जी।
इसमें भैया एक बात पापा जी ने जो बताई उसमें एक थोड़ा क्लैरिटी और करना चाहता था कि अ, जो पशु से हमने जो सीखा और फिर इतने सालों तक हम अभी जो ये व्यवस्था में बैठ रहे हैं और ये जो है वो अच्छी बनी है, इसलिए हम लोग ये व्यवस्था में अभी है और बात कर पा रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ जितने भी अच्छे चीज हुई है उन सबका रोल है हमारे यहाँ ये व्यवस्था में बैठने के लिए, वरना बाबा जी सोम त्यागी सब लोग यहाँ पे, तो ये रोल हो नहीं सकता था। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें आई है, अ, अभी जैसे प्रशांत भैया का जो बात था, क्वेश्चन था कि जैसे बच्चा है अभी बड़ा होता है तो वो हमसे सीखता है, हमारे आचरण से सीखता है नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें। और पशु है तो अभी हम लोग पशु की बात करें तो पशु तो हम लोग वो बोलते हैं, पशु और पक्षी बोलते हैं कि वो उनका आचरण निश्चित है। मतलब वो मतलब प्रगति की स्टेट पे वो एक है कि वो एक लेवल पे आ गया और वो अभी वैसा ही करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगी नीचे नहीं जाएगी, वो उनका लेवल वही है। तो हम जब आए, मतलब हमारे जीवन का जो हम लोग मानव अवतार आए, तो उनका तो आचरण निश्चित है और हम उसके ऊपर कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जो हमारी है, तो उसमें कहाँ नेगेटिव चीजें, तो मतलब मैं नहीं मानता कि अगर पशु दूसरे किसी को खाता है तो वो नेगेटिव चीज है, वो उसके जीने के लिए वो अपना उसका आहार है। आहार है वो चीज, तो वो नेगेटिव चीज नहीं है, वो उसके लिए तो वो अपना नेचुरल चीज है। तो हमारे लिए ऐसी नेगेटिव चीज स्टार्ट कहाँ हुई कि जहां से हमने आचरण देखा कि वो नेगेटिव चीज है, ठीक है। वो चीज में, क्योंकि हम लोग अब बच्चे से बात करें कि वो हमारे आचरण से सीख रहा है, तो अभी दिखता है कि हमारे परिवार में अगर हमारी नेगेटिव चीजों की, तो वो शायद उसमें बच्चे में आएगा। बट जब स्टार्ट हुआ इंसेप्शन में, तब वो पॉइंट में मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ अभी भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो हम लोग यहाँ तक आए और फिर इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब हम जहाँ तक आए हैं उससे तृप्त नहीं है, उससे और अच्छा होना चाहते हैं, है ना। उस और अच्छा होने के अर्थ में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, है ना। इसको आप यहाँ पे देख लीजिए या परंपरा में देख लीजिए, मानव परंपरा जहाँ तक आई है और अच्छा होना चाहती है, ये चेतना का विकास है। वैसे ही जीव संसार से जब मानव चेतना में आए, है ना, मानव शरीर आ गया, तो मानव के शरीर में आ गए, तो जो जीव संसार में जो जीवन है वो शरीर के अनुषंगीय क्रियाकलाप से चलता है ना, जिसको उन्होंने कहा 4 विषय से चलता है, तो उसके आधार पे चलता है। मतलब जो शरीर के संकेत हैं उन संकेतों के आधार पे जीवन चलता है, लेकिन जीवन तृप्त नहीं होता। तो ये जीवन तृप्ति के लिए ही मानव का प्रकटन हुआ। तो जीवन की जो क्रियाकलाप है, जब मानव शरीर में आया तब जीवन जो है उसको ये जीवन में ये संभावना पैदा हुई कि शायद मानव शरीर के साथ जो है वो तृप्त हो सकता है, और इसीलिए उसने तृप्ति के लिए जो है प्रयास करना शुरू किया, जो आदिकाल से अभी तक की यात्रा है ना, कि हम जीवन के स्तर पे तृप्त हो सकते हैं। दूसरा है कि जो जीव चेतना से हम लोग मानव शरीर में आ गए, तो जीव चेतना का संस्कार लेके आए, वही संस्कार 4 विषय के रूप में है। वही संस्कार जो है हमने मानव, जिसको हम लोग कहें कि सोशल लाइफ में उसको स्वीकार किया, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में स्वीकार किया। जैसे जानवरों को हम डंडे से नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। हमने ऐसा देखा कि जानवर को डंडे से नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमने दंडाधिकार बना लिए, दंड संहिताएं बना ली, है ना। हमको लगा डंडे से आदमी भी नियंत्रित हो सकता है, जैसे इंडियन पीनल कोड बना लिया, है ना, उसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। दंड शब्द डंडे से ही आया, है ना, डंडे से। लेकिन इतनी यात्रा के बाद ये पता लगा कि डंडे से नियंत्रण नहीं हो सकता। अभी अफगानिस्तान में देख लीजिए आप, तालिबान को अमेरिका 20 साल से कुचल रहा है, कहाँ नियंत्रित कर पाए, है ना। बल्कि और ज़्यादा आक्रामक हो गया, है ना। जो क्योंकि आप किसी को जब दबाओगे, स्प्रिंग जैसा है, वो और तेजी से आएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ हमने कुचला है वहाँ वहाँ आतंकवाद पैदा हुआ है ना। तो इससे पता लगता है कि ये विधि कारगर नहीं है। तो जीवन इसमें तृप्त नहीं हो रहा है ना। जीवन अपनी तृप्ति को चाहता है, और उसकी तृप्ति जो है वो मूल्यों में ही है, विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह में है, ज्ञान में है, व्यवस्था में है
है ना। इसी बात को समझना है, इसी में परम तृप्ति होती है, जिसको मैंने कहा अज्ञान में तृप्ति नहीं होती। तो जो जीव चेतना से मानव चेतना में आए तो क्या अंतर दिखता है, तो मानव का जो ब्रेन है वो ज़्यादा, हमको लगता है कि जीवों से ज़्यादा तेज है ना। अभी सरल भाषा में कहें तो जीव संसार से मानव का ब्रेन ज़्यादा है, वो दिख ही रहा है। हम लोग इतने सारे क्षेत्रों में विविध प्रकार के उपक्रमों को सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्या सुखी हो पा रहे हैं क्या, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और पिछले 30 साल से तो ये प्रश्न बड़ा होता जा रहा है, प्रश्न बड़ा होता जा रहा है। जैसे हमने साइंस टेक्नोलॉजी निकाल ली, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है जीवों के ब्रेन से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी से क्या हम सुख बड़ा है, ये प्रश्न है। इसको हमको जांच के देखना है, ऐसा भी नहीं मान लेना है, इसको जांच के देखना है निकला है क्या। जैसे हम लोग हजारों साल में परिवार बना पाए थे, परिवार से कुटुंब बना पाए थे, है ना। अभी कुटुंब से वापस परिवार, और परिवार से एकल परिवार से व्यक्तिवाद, इस तरफ दिशा हो गई। पहले ऐसा था, व्यक्ति से परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से समुदाय भी हुआ था, तो समुदाय के स्तर पे समाज अमाज जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो वहां तक चेतना फैली थी। वो वापस उसका ये पिछले 30-40 साल से जब से इंडिविजुअलिज्म आया, उसने वापस ये रिवर्स गियर लग गया है ना। तो क्या इसमें हम सुखी हो पा रहे हैं, इसको देखने की बात है। तो ये प्रस्ताव ये कहता है। हाँ जी। तो पहले तो हम जीवन विद्या में बात करते हैं कि हमारे मतलब सृष्टि पे असंख्य जीवन है, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। अभी पहले तो जीवन मतलब ना मैंने देखा है, ना मैंने मतलब मुझे पता नहीं है कितने जीवन है, क्या है, ये सब चीजें, ये सब थियरी आ जाती है कि जहाँ पे के है पहले से एग्जिस्टेंस में है। तो पहले तो ये चीज है कि जीवन को मैंने देखा नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि जीवन एग्जिस्ट करता है, पहले तो इन टर्म्स ऑफ इट। कभी कभी ऐसा फील होता है। इसका उत्तर यहाँ से आएगा, अपने को देखा है, हम्म। जीवन को नहीं देखा, अपने को देखा है, अपने शरीर को देखा है, शरीरगत जो क्रियाकलाप है उसको पहचाना है, जीवनगत क्रियाकलाप है उसको पहचाना, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ठीक है, संदेह केवल यहाँ हो सकता है कि जीवन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, शरीर से इतर कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं, इतना ही प्रश्न बनता है। लेकिन जीवन का क्रियाकलाप हमको स्पष्ट अपने अंदर दिखता है ना, और शरीर का जो क्रियाकलाप है वो भी दिखता है, उन दोनों का अंतर दिखता है। वो आई थिंक मैं बताऊँ तो आई थिंक एक बात हुई थी, हम जीवन विद्या में थे कि अगर आप जैसे अभी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए कि 12 फ्लोर से अगर क्या 1500 माले से कोई गिर रहा है, ओके, तो उसको लगे बिना उसके पहले वो मर गया होता है वो चीज, ओके। तो मतलब पहले से ही जीवन ने वो शरीर छोड़ दिया है, वो चीज ऐसे ही बातें ऐसी मतलब जो हमारे साइंस में आती है कि भाई पहले से वो डेड डिक्लेयर हो गया था वो चीज। तो अगर हम शरीर है और शरीर अगर चोट आए बिना ही मर गया कोई चीज, ओके, तो या तो ये वो हार्ट अटैक से हो या तो कुछ डिफरेंट, तो उसके वजह से ऐसा वो बात आई थी कि नो कि हाँ मतलब ऐसी कोई और चीज है शरीर के सिवाय भी, और ऐसी कोई और चीज है जो एग्जिस्ट करती है, और वो नहीं रहेगी तो शरीर का अस्तित्व नहीं है। मतलब शरीर मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है बट वो चलेगा नहीं उसके बिना। तो आई थिंक वो बात थी तब, मतलब वो राय सही है कि नहीं है वो अभी तक। हाँ, आपने एक तर्क को लिया, मैंने दूसरे तर्क को लिया, है ना, दोनों तर्कों को जोड़ लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जीवन का अध्ययन हम कर सकते हैं अपने में। अभी शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा मिस्टिक पार्ट है, हमको नहीं पता। लेकिन मानव शरीर में जीवन का क्रियाकलाप है जिसको हम आशा विचार इच्छा कहते हैं, जो भौतिक क्रिया नहीं है, रासायनिक क्रिया नहीं है। शरीर जो है भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है ना। तो भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया का भी अध्ययन कर सकते हैं, जीवन क्रिया का भी अध्ययन कर सकते हैं। मतलब शरीर में मेरे अपने अंदर में कोई ऐसी चीज है जो भौतिक रासायनिक नहीं है लेकिन है,
उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, है ना। शरीर में भौतिक रासायनिक है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। शरीर का क्रियाकलाप इंद्रिय क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित होता है। हम मरते हुए लोगों को देखते ही हैं कि जब उसके अंदर आशा विचार इच्छा खत्म हो जाता है, उसका शरीर डिकम्पोज हो जाता है। तो जब तक आशा विचार इच्छा है तब तक शरीर बना रहता है। आशा विचार इच्छा निकल गया, शांत हो गया, जो भी दोनों भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, शांत हो गया, किसी में आप कोई आशा नहीं है, विचार नहीं है, इच्छा नहीं है ना। उस स्थिति में उसका शरीर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है। उसको यदि आप छोड़ दें 3 दिन में गल जाता है पूरा शरीर, है ना। आशा विचार इच्छा रहता है, तो इससे पता लगता है आशा विचार इच्छा के रहने से ही शरीर संगठित रहता है ना। तो इससे भौतिक रासायनिक से जीवन क्रियाकलाप श्रेष्ठ है, ये समझ में आता है ना। उसके अस्तित्व को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। अब इसके बाद निरंतरता का प्रश्न आता है। अस्तित्व में जो भी होता है निरंतर रहता है। अस्तित्व में ऐसा कोई क्रिया नहीं है जो कहीं टेम्परेरीली होता है ना। जैसे भौतिक क्रिया निरंतर रहता, रासायनिक क्रिया निरंतर रहता, तो जीवन क्रिया भी निरंतर रहेगा, है ना, ऐसा अनुमान बनता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के लॉजिक से हमने बात की। इसको अपन और विस्तार से बात करेंगे जब जीवन क्रिया के ऊपर बात करेंगे, है ना। जीवन क्रियाकलाप पे बात करेंगे। हमारा जो आज का फ्रेम है, जो 3 दिन का जो फ्रेम है, वो ऐसा है कि हम लोग अस्तित्व दर्शन ज्ञान पहले करेंगे, फिर जीवन ज्ञान करेंगे और फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान पे करेंगे। इसके बाद ये तीनों ज्ञान का विवेक से क्या संबंध है उस पर बात करेंगे, और फिर ज्ञान और विवेक मिलके विज्ञान यानी व्यवस्था में कैसे प्रमाणित होता है उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैंने डिज़ाइन किया है। कल आप लोगों से चर्चा करने के बाद तो हम लोग उस फ्रेम में ही सारी बातें करेंगे, और इस बीच बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन सब प्रश्नों को किसी तार्किक विधि से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। मैं कोई भी बात अथॉरिटेरियन बात नहीं बोलूँगा, आपसे ऐसा नहीं कहूँगा आप ऐसा मान लीजिए। कोशिश ये भी करूँगा कि मैं ये भी ना कहूँ कि बाबा जी ने ऐसा कहा है इसलिए, इस किताब में ऐसा लिखा है इसलिए आप इसको मान लीजिए, ऐसा नहीं। हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसकी तार्किकता को समझने की, उसकी व्यवहारिकता को, उसकी प्रामाणिकता को समझने का प्रयास करेंगे। तो मूल उद्देश्य जो है हमारा समझना है। समझने में ही तृप्ति है ना। ना समझे मान लेने में तृप्ति नहीं है। तो ये भैया अभी हम लोग जो इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उसके रेफरेंस में मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ रहे थे कि जैसे एक तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आज की लाइफ में मतलब हम लोग जब प्रभाव से सीखते हैं तो इतनी नेगेटिविटी क्यों है। तो जैसे बात ने भी सही बताया कि जैसे अगर कोई एनिमल को खाता है तो वो नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो शायद से हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव हम लोग जो बोल रहे हैं कि भाई लोगों के प्रभाव से जो नेगेटिव चीज़ है तो वो नेगेटिव क्या है। सबसे पहली चीज़ तो बात ये है कि समझो कि जैसे एक पॉइंट आपने बताया ना कि तृप्ति की बात हो रही है, तो मैं आज भी अपने अंदर तो ये महसूस कर पा रहा हूँ कि तृप्त नहीं हूँ। सबसे पहली चीज़ तो नेगेटिव शब्दों को रिप्लेस करके शायद से भ्रम की बात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कि जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो मानव जाति जब आई इस धरती पे, तो मानव जाति जब इस धरती पर आई तो उस वक्त उसके पास उसके सामने क्या था, तो उसके सामने ये 3 ही संसार थे। एक तो जीव संसार और ये प्राण संसार और ये पदार्थ अवस्था। तो ये 3 ही तरह की अवस्थाएँ थी। तो वो 3 अवस्थाओं में से देख करके अगर मैं अपने आप को मतलब जैसे कि खाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये मैं देख पा रहा हूँ अपने आजू-बाजू अपने, तो उसके रेफ़रेंस में मैंने खाना शुरुआत कर ली। फिर मतलब आहार, निद्रा, भय, प्रजनन के रेफ़रेंस में जो था तो वो मैं अपने अंदर ला दिया। तो अभी पॉइंट यहाँ से आ रहा था कि प्रशांत का क्वेश्चन था कि भाई नेगेटिविटी कहाँ से शुरू हुई, तो नेगेटिविटी वहाँ पर शुरू नहीं हुई। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है वो जीव संसार में है, वैसे मैंने भी शुरुआत कर ली। लेकिन फिर मेरी कल्पनाशीलता और मेरी कर्म स्वतंत्रता के रेफरेंस में वो आहार को मैंने क्वांटिटी और वैरायटी में लेके गया क्योंकि मैं तृप्त नहीं हो पा रहा था और वहाँ तृप्ति की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जीव संसार में उसकी मतलब वो है ही नहीं कि उसको वो हाँ, मतलब कि वो जीने की आशा के रेफरेंस में जी रहा है। तो वहाँ पर मेरे को तृप्ति नहीं फिरी, तो फिर मैंने दूसरा कुछ और ट्राई किया, फिर तीसरा कुछ। तो आज उसी के रेफरेंस में, उसी के क्रम में हम लोगों ने जितनी भी पॉजिटिव डिफाइन करे, नेगेटिव डिफाइन करे, मतलब या तो फिर भ्रम से मुक्ति की ओर डिफाइन करे या तो फिर
अस्तित्व के जो मतलब जो सत्य है, सत्य के रेफरेंस में जितनी भी हमारी गति या मतलब ह्रास या तो फिर विकास हुआ, तो वो दोनों ही आज हमारे तृप्त होने के रेफरेंस में हम लोगों ने ये सारी गति की और आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात की करे, उससे बढ़िया ऐसा बोल सकते हैं कि वो अभी भी मैं कितना भ्रमित हुआ, ज़्यादा भ्रमित हो रहा हूँ तो मैं ह्रास की तरफ जा रहा हूँ, अगर कम भ्रमित होके सत्य की प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा हूँ तो मैं फिर विकास की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात यहाँ पर है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है। और जैसे हमारे आजू-बाजू अगर मतलब देखेंगे तो प्रभाव इस बात का हो रहा है कि भ्रम की अवस्था जितनी-जितनी बढ़ रही है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ह्रास बढ़ रहा है और कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी बढ़ रही है, वो हम लोग उसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक बात। तो इसमें 1-2 चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ। आपने जो बात बोली काफ़ी स्पष्ट हो रही होगी मुझे लगता है ना? एक और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव शब्द है ना, ये भौतिकवाद से आया है। ये मतलब जो आध्यात्मिक परंपराओं का शब्द नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? भौतिकवाद से ऐसा आया कि जो परमाणु था, जो थॉमसन का मॉडल था, उसमें प्लस माइनस होता था, है ना? तो प्लस को पॉजिटिव मान लिया और ऋण को जो है नेगेटिव मान लिया, और फिर ये जब जाके थ्योराइज्ड हुआ तो उन्होंने कह दिया कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये एक दूसरे के अपोजिट है ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपोजिट मान लिया, जबकि अस्तित्व में अपोजिट नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? तो पॉजिटिव किसको माना? मानव परंपरा में देखेंगे तो पुरुष पॉजिटिव है, स्त्री नेगेटिव है, ऐसा कह दिया कि स्त्री को कहा कि वो अपोजिट सेक्स है ना? अपोजिट सेक्स जैसी कोई चीज होती नहीं, है ना? स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, स्त्री पुरुष के योगफल में सृष्टि का क्रियाकलाप है, तो इसलिए स्त्री नेगेटिव नहीं है, पुरुष पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव है इसलिए उसको कम मान लिया कि नेगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव से कम है, तो पूरी परंपरा में ये हो गया कि स्त्री पुरुषों से कमजोर होती है, उनका ब्रेन जो है पुरुषों से कमजोर होता है। तो जो शब्द जब भ्रम होता है ना, तो भ्रम कैसे कैसे पर्कुलेट होता है भाषा में, आचरण में, व्यवहार में, विधि में, व्यवस्था में। स्त्री कमजोर होती है इसलिए स्त्री का वेज कम होता है, उसको सैलरी कम देते हैं, है ना? फिर स्त्री को वोट करने का अधिकार नहीं, पुरुष को वोट करने का अधिकार, क्योंकि स्त्री कमजोर होती है, स्त्री नेगेटिव है ना? नेगेटिव खराब होता है ना? अस्तित्व में कुछ भी खराब नहीं होता है, अस्तित्व में सब कुछ सृष्टि के रचना क्रम को के आधार पे देखें तो बराबर होता है। तो कई बार ये भाषा को समझना होता है, यदि आप भाषा को नहीं समझेंगे तो भ्रम बना रहता है। जैसे किसी एक काल में हमको ऐसा लगा कि आदमी भी डंडे से नियंत्रित हो सकता है ना? तो हमने दंड संहिताओं को विकास कर लिया, है ना? दंड कितने प्रकार से हो सकता है? शारीरिक दंड हो सकता है, आर्थिक दंड हो सकता है, मानसिक दंड हो सकता है ना? साइकोलॉजिकल भी दंड हो सकता है, मनोवैज्ञानिक दंड भी हो सकता है ना? तो दंड के आधार, दंड के बहुत सारे प्रकार हैं। अधिकतम दंड का कल्पना किया कि हम आदमी को उसका सर कलम कर देंगे, है ना? मृत्यु दंड। दंड से न्याय थोड़ी होता है। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है, दंड से न्याय होता है नहीं। लेकिन हम एक काल में ऐसा हुआ कि आदमी की हत्या कर देंगे तो उससे अपराध खत्म हो जाएगा, है ना? मृत्यु दंड दे देंगे, हुआ नहीं, बल्कि आदमी ऐसा तैयार हो गया, वो कहता है कि हम सुसाइड बम बन जाएंगे, हम आपको मार डालेंगे। अब उसको किससे डराओगे? हमने मानव परंपरा में सबसे बड़ा दंड जो कल्पना की कि हम आपको मार डालेंगे, ठीक है, जिसको मृत्यु दंड कह रहे हैं। मृत्यु दंड की भी ढेरों विधियां हैं, गोली मार के कर देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, या कत्ल कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर, आदि आदि, जितना भी क्रूरतम दंड हो सकता था वो हमने कल्पना कर ली। आदमी डरा नहीं, इससे भयभीत नहीं हुआ, स्तब्ध हो गया। जैसे किसी की हत्या कर दो, थोड़े समय के लिए स्तब्ध हो जाता आदमी, यार ये क्या हो गया, लेकिन फिर वही करने लगता है ना? तो उसमें कोई गुणा, तो जो भ्रम होता है उसकी एक यात्रा है, पता नहीं कैसी, कहाँ कहाँ से। फिर एक पहले हमने कहा कि डंडा मारेंगे, तो आप पुरानी आचार संहिताएं पढ़ेंगे, उसमें यही लिखा रहता है, स्त्री ऐसा गलती करती है उसको 5 डंडे मारना चाहिए। फिर लगा डंडे से नहीं होगा तो कोड़े मारना चाहिए, कोड़े से नहीं होगा तो हाथ काट लेना चाहिए, पैर काट लेना, पैर काटने हाथ काटने से नहीं होगा तो उसका सिर कलम कर देना चाहिए। तो भ्रम नहीं संप्रेषित हुआ, लेकिन मान्यता के रूप में भ्रम बना रहा, है ना? भ्रम बना रहा कि ऐसा होगा,
उससे कुछ रिजल्ट आया नहीं। अभी समझ में आता है कि नहीं, दंड से नहीं ठीक होगा आदमी, रिफॉर्म से होगा, सुधार से होगा। सुधार कैसे आएगा? तो जैसे अभी कह रहे हैं कि जेल एज ए रिफॉर्मेटरी सेंटर है ना, सुधार गृह के रूप में जेल होना है, लेकिन सुधरा हुआ आदमी क्या होगा ये अभी डिफाइन नहीं। एक सुधरा हुआ आदमी क्या होगा, क्योंकि हमारे पास हजारों साल से ये कल्पना है और हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि अभी जैसे आपने कहा कि हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब कुछ तो अच्छा हुआ इसलिए बैठे हुए हैं, तो वो अच्छा है या अच्छा नहीं है इसको जांचने जाएं। जैसे मान लीजिए किसी अहमदाबाद से पुलिस को हटा दें, है ना, पुलिस का भय हटा दें, इसके बाद अहमदाबाद ऐसा रहेगा जैसा आज है? क्या लगता है? लूट खसोट मच जाएगी सब, है ना, लूट लेंगे, हर जगह इनडिसिप्लिन हो जाएगा, सड़कों पे भी, है ना, सब जो शक्तिशाली होगा वो लूट लेगा, जिसके पास हथियार होंगे शारीरिक बल ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा लोग होंगे वो कम लोगों को लूट लेंगे, ये स्थिति बन जाएगी। तो क्या भय से नियंत्रण में मानव सुखी हुआ? तो उत्तर आता है सुखी तो नहीं है, मजबूरी है। इसलिए हम लोग जो दंड संहिताएं हैं उसको मजबूरी में स्वीकारे हुए हैं, क्योंकि न्याय तो आया नहीं। तो ऐसे ही सारी यात्रा को समझना पड़ेगा। भाई समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि भ्रम की जड़ों तक जाना पड़ेगा ना, ये कहाँ से पैदा हुआ, और इसीलिए अस्तित्व का अध्ययन करना पड़ेगा। अस्तित्व का अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि जब भी कोई अनुसंधान करता, कहीं पर भी नए अनुसंधान को करता है, तो दो ही विधि होती है। एक तो पुराने अनुसंधान को सही मान के आगे का अनुसंधान करता है, दूसरा होता है कि पूरे अनुसंधान को नकार के नए अनुसंधान के लिए तैयार होता है ना। तो अनुसंधान करने के लिए अध्ययन की वस्तु क्या है? तो उत्तर आता है अध्ययन की वस्तु तो अस्तित्व ही है, एग्जिस्टेंस है, जो भी कुछ है ना, जो भी कुछ है वही अध्ययन की वस्तु होती है। जैसे नागराज जी ने पूरे अनुसंधान को नकार के, है ना, पहले तो नकारे ही, भाई इससे समाधान नहीं, इससे समाधान नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करे, और फिर उन्होंने अध्ययन शुरू किया संयम काल में, तो जो कुछ है का अध्ययन किया, जिसको अपन कह रहे हैं अस्तित्व का अध्ययन। यही सांख्य के आचार्यों ने किया है ना, यही वैशेषिक के आचार्यों ने किया, यही जो है शंकराचार्य उत्तर मीमांसा काल में भी अस्तित्व का ही अध्ययन हुआ। क्योंकि अस्तित्व, जैसे पतंजलि भी अस्तित्व का अध्ययन कैसे हो सकता है, उसके लिए कैसी मनः स्थिति की आवश्यकता है, उस मनः स्थिति को तैयार करने में उन्होंने 3 प्रकार के दर्शन लिखे है ना, दर्शन की जो पुस्तकें लिखी उन्होंने, जिसमें साधना पाद है, समाधि पाद और विभूति पाद, 3 पाद है ना। तो साधना पूर्वक जो है कैसे मन का संयम होता है ताकि हम यथार्थता को पहचान पाए। मन जो है यथार्थता को नहीं पहचान पा रहा है, उसी को मिथ्या और विपर्यय उन्होंने शब्द का उपयोग किया है ना। तो अल्टीमेटली अध्ययन अस्तित्व का होता है। तो अस्तित्व के अध्ययन, अस्तित्व में जो सूत्र हैं, अस्तित्व में जो नियम है, जो विधि है, उसको समझना होता है। उसको सूत्रित करके हम नई व्यवस्था को समझ सकते हैं, है ना, उसको हम अपनी परंपरा से जोड़ सकते हैं, तभी समाधान निकलेगा। प्रिलिमिनरी तौर पे यही है कि जैसे उनको, आपको गुस्सा आता था, आपका गुस्सा शांत हो गया, अरे पहले गुस्सा शांत होगा तब तो अनुसंधान में लग पाओगे। अरे गुस्से ही शांत नहीं हो रहा है, जैसे आपके परिवार में समृद्धि नहीं आई है, तो आप समाज के लिए कैसे काम करोगे? तो कम से कम पहले समृद्धि आ जाए, आपका गुस्सा शांत हो जाए, थोड़ा भ्रम शांत हो जाए, जो ऊटपटांग विचार आते हैं उससे मुक्ति हो, तब तो आपकी विचार की दिशा तय होगी, तभी विचार का उत्कर्ष आएगा, विचार का सुख मिलेगा। अभी विचार का सुख नहीं, अभी तो विचार झंझट है, समस्या है। तो हम तो पहले यही चाहते हैं, भाई पहले हम ये विचार रूपी झंझट है इससे मुक्त हो जाए। तो प्रिलिमिनरी शिविर विविर किए, या आसन प्राणायाम ध्यान धारणा जो भी किया, विपස්සना किया, उससे चलिए मुक्ति हो गई, है ना। अब आगे अपनी विचार को लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये समझ में आया कि सर्व सुख में ही मेरा सुख है। यहाँ से सूत्र जो है वो, जैसा मैंने आपसे भी कहा था कि मेरे सुख में सबका सुख है या सबके सुख में मेरा सुख है, तो उत्तर आता है कि मेरा सुख जो है वो कुछ होता ही नहीं है ना।
क्योंकि मेरा अपना होना जो है वो दूसरों पे निर्भर है, मेरे माता पिता पे, मेरे परिवार पे, मेरा परिवार समाज पे निर्भर है, समाज जो है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र पे निर्भर है ना, पूरी मानव जाति प्रकृति पे निर्भर है। तो पता लगता है प्रकृति ठीक है तो मानव ठीक है, मानव ठीक है तो समाज ठीक है, समाज ठीक है तो परिवार ठीक है, परिवार ठीक है तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ तो परिवार ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। फिर मुझे परिवार को तैयार करना पड़ेगा। ये यात्रा जब मैं ठीक हो गया तो फिर परिवार को ठीक करूंगा, ये क्रम होगा। लेकिन मेरे सुख की निरंतरता तभी है जब सब ठीक हो जाए। तो सब ठीक होने के अनुसंधान को पहचानने की जरूरत है, उसकी तार्किकता को, उसकी विधि को, उसकी नीति को, उसकी व्यवस्था को, उसकी आचार संहिता को, जिसमें सर्व शुभ हो सकता है, सर्व ठीक हो सकते हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। वही परम तृप्तिदायी है ना। क्योंकि अगर सब ठीक नहीं हो सकते हैं, केवल मैं ठीक हो सकता हूँ, इसमें तृप्ति नहीं होती आदमी की। इसको आप करके देख लीजिए, जो भी आप जहाँ पर जिस स्थिति में हैं आप देख लीजिए, केवल आपकी तृप्ति है ना आपको तृप्त नहीं करती है। जैसे माता पिता को संतान की तृप्ति माता पिता को तृप्त करती है ना। माता पिता तभी तृप्त होते हैं जब उनकी संतानें ठीक होती हैं। यदि संतान ठीक नहीं होती, माता पिता में अतृप्ति बनी रहती है। इसको सभी जो माता पिता हैं वो इस बात को समझते हैं, और इसीलिए माता पिता जो है अपने संतान को अपने से अच्छा बनाने के लिए निरंतर लगे रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। माता पिता को कोई अपेक्षा थोड़ी रहती संतान से। यदि कोई रहती भी होगी किसी कोने में, तो केवल इतनी अपेक्षा रहती है कि आप स्वीकार करें, संतान इस बात को स्वीकार करे उनके माता पिता ने कुछ किया है उनके लिए। इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं रहती। मतलब आपके अंदर थैंकफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है ना, कृतज्ञता है। तो वो कृतज्ञता रूपी जो सुख है, उस सुख की प्यास में माता पिता रात दिन है ना, वर्षों अपने संतान के लिए कुछ ना कुछ करते रहते। इसका मतलब है कृतज्ञता का सुख कितना बड़ा सुख है, जिसके लिए वर्षों साधना करता है कोई माता पिता है। तो वो जो सुख है उसको हमको पहचानना है ना, कि जो परंपरा का सुख है वही मेरा सुख है। मेरे कारण से यदि परिवार सुखी हुआ, मेरे परिवार के कारण से समाज सुखी हुआ, तो परिवार का सुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे माता पिता का सुख बढ़ता है यदि वो बच्चों को सुखी कर पाते। यदि बच्चों को सुखी नहीं कर पाए, माता पिता दुखी होते, कितने भी समृद्ध हो, कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, मुख्यमंत्री हो जाएं, है ना। मैंने तो बहुत सारे मंत्रियों को देखा है, वो संतान का दुख रोते हैं, उनको रोते हुए देखा है, बड़े पदों पे रहते हुए, क्योंकि उनके संतान के कारण से। जैसे नटवर सिंह का ही किस्सा है ना, नटवर सिंह के लड़के की गलती के कारण उनका पद गया, कांग्रेस से जाना पड़ा, अप्रतिष्ठा हुई, है ना, जो राजनीतिक पराभव हुआ, ये सब हुआ। तो यदि संतान ठीक नहीं होती है तो माता पिता का दुख का स्रोत बन जाती है। तो इसका मतलब है सर्व शुभ, सर्व सुख उसकी यात्रा है ना। तो सर्व सुख की यात्रा में व्यक्ति को पहले ठीक होना जरूरी है। क्या ठीक होना? अपनी विचार शक्ति का सही उपयोग करना आ जाए, अपने व्यवहार को सही उपयोग करना आ जाए, स्वयं में व्यवस्था में जीना आ जाए। क्योंकि हम व्यवस्था में जिए बिना दूसरे को व्यवस्था में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। तो व्यवस्था में जीने की, है ना, और इन तीनों के बीच के संपर्क को हम पहचान पाए। तो आज हम लोग यहीं से इस बात को शुरू करेंगे। अभी कितना बजा है? 10:30, 9:30 नहीं, 10:20 हुआ, 10:20 हुआ। तो आपने टी ब्रेक का क्या समय रखा है? थोड़ा मतलब क्या है कि 5-10 मिनट का फिर से अभी मतलब ये करके फिर से बैठते हैं, तो क्या है कि हाँ, वही मेरा पूछना है कि अपन हाँ। 10 मिनट बात करना है, 10 मिनट कर लो। एक बार चाय का पूछना पड़ेगा, मेरे को भी आइडिया नहीं है। पूछ लीजिए, चाय का भी या 11 बजे करना है, जितने बजे। कितने लोग चाय पीने वाले है ना? जगदीश का हाथ ऊंचा करो कुछ। मैं भी पीऊंगा, लेकिन वो वाली पीऊंगा, है ना, ग्रीन टी या बिना शक्कर वाली गर्म पानी वाली चाय।
एक मिनिट आ 3 જણા પછી 4 5 6 मतलब मारा ख्याल आप चाय पीएंगे ना? 7 8 तो 10 एक चाय मारा ख्याल कराई है हाँ बस પેલા છોકરાઓ જે કઈ હોય એટલે એ લોકો બરાબર 10 એક ચાય કરાઈએ અને ગ્રીન ટી નું પાસ एक बार कही दीजिए सामने वाले लोगों को ठीक है अभी चाय रेडी होती है ना उसके बाद ही हाँ तब तक अपन बात कर वो अधूरी बात रह गई थी नहीं वो आप सुना रही थी वो वाली वक्ताओं वाली के वो तो मैंने ये कहा ना कि जो सत्य है वो पहचानने में नहीं आया, न्याय रूपी जो सत्य है वो पहचानने में नहीं आया, लेकिन व्यवस्था खड़ी हो गई और इसीलिए व्यवस्थाएं भ्रमित हैं। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं, जो बहुत प्रभावशाली जस्टिस रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका में न्याय नहीं। मैं एक संस्मरण इसमें सुना सकता हूँ बाबा जी का। मैं उनको जस्टिस गुलाब गुप्ता के पास ले गया था। जस्टिस गुलाब गुप्ता उस समय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन थे मध्य प्रदेश में, और उससे पहले वो हिमाचल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले वो मध्य प्रदेश के थे। बाबा जी का उन्होंने नाम सुना था और उन्होंने भी कभी इच्छा व्यक्त की थी कि नागराज बाबा जी कभी आएंगे तो हमारी मुलाकात कराना। तो भोपाल आए थे तो मैं उनको लेके गया। उनका चेम्बर में वो अंदर थे अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और उनके लिखा था न्यायमूर्ति गुलाब गुप्ता, जो जैसा लिखा रहता है ना न्यायमूर्ति, तो न्यायमूर्ति को हम लोग गए तो उनके सेक्रेटरी को बताया तो उन्होंने कहा कोई अंदर बैठा है, जैसे ही निकलते हैं फिर आपको जाना है। ऐसा हम लोग बाहर जो वेटिंग हॉल था उसमें प्रतीक्षा कर रहे। थोड़ी देर के बाद जो है वो व्यक्ति अंदर सूचना गई होगी तो उन्होंने उनको जल्दी 2 मिनट 3 मिनट में करके बाबा जी को बुला लिया। बाबा जी गए, वहाँ बैठे उनके सामने, उन्होंने खड़े होकर स्वागत से सम्मान से बिठाया। बाबा जी ने जाते ही साथ उनसे पूछा तुम न्याय को समझे हो? सीधा पर तो गुलाब गुप्ता जी को लगा बिना किसी औपचारिकता के सीधा एकदम ब्लंटली किसी को बोल देना है ना, तो एकदम हतप्रभ से रह गए। हम लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया। अब बाबा जी के सामने हम लोग कुछ बोल नहीं सकते है ना, कितनी शिष्टता तो रहना पड़ती है ना, रखना पड़ती। तो थोड़ी देर जस्टिस गुलाब गुप्ता चुप रहे, कुछ नहीं बोले है ना। तो हम लोगों को लगा या तो इनको बुरा लग गया होगा, मैं सोच रहा था खासकर या तो इनको कुछ बुरा लग गया है या सोच रहे हैं कि क्या उत्तर दूं। तो हम लोग भी चुप रहे। 2 मिनट तक कुछ कोई संवाद नहीं हो रहा है। बाबा जी उनको देख रहे हैं, बाबा जी को देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि महाराज जी न्याय तो समझ में नहीं आया। बाबा जी का दूसरा वाक्य था फिर न्यायमूर्ति क्यों लिख रखा है बाहर? तो फिर इसके बाद वो फिर चुप रहे, कुछ बोले नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने एक अच्छी बात बोली जस्टिस गुलाब गुप्ता ने। उसने ये कहा कि जब मैं हाई कोर्ट में था तब मैं ऐसा मानता था कि मैं न्याय को तो नहीं समझा हूं, अन्याय को समझता हूं, और इसलिए एविडेंस और विटनेस के आधार पर फैसला कर देता हूं। जो भी जजमेंट होते हैं वो एविडेंस या विटनेस, 2 चीजों से आधार पर होते हैं। तो एविडेंस विटनेस से न्याय तय नहीं होता, अन्याय तय होता है। एविडेंस विटनेस से कोई न्याय तो तय नहीं होता, अन्याय तय होता है। तो उसके आधार पर फैसला कर देता हूँ। फैसला में अगर थोड़ा सा न्याय कुछ है तो वो है कंपनसेशन देना, है ना, संवेदना व्यक्त करना। इससे ज्यादा कुछ है नहीं न्यायाधीश के पास, है ना। फिर इसके बाद उन्होंने एक अगला सेंटेंस बोला कि जब मैं मानव अधिकार की फिलॉसफी को मैंने पढ़ा और मैं मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बना तो मुझे समझ में आया कि मैं अन्याय को भी नहीं समझता। अन्याय को भी नहीं समझता। अन्याय को भी नहीं समझता, क्योंकि मानव अधिकार आयोग जिसको कह रहा है कि अन्याय, जिसको अन्याय मान रहा है उसको हाई कोर्ट अन्याय नहीं मान रहा। जैसे वो कह रहा है जैसे कोई आदमी अपराध करता है ना, तो अपराध करने के लिए परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां उसको विवश करती हैं अपराध करने के लिए। मानव अधिकार कह रहा है कि सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना राज्य का काम है।
तो राज्य ने तैयार नहीं की, इसके कारण से वो अपराध कर रहा है। तो अपराधी तो राज्य है, व्यक्ति नहीं है ना। हाई कोर्ट कह रहा है व्यक्ति अपराधी है क्योंकि उसने सामाजिक व्यवस्था को नकार के अपराध किया। तो ये दो इंस्टीट्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट है ना। अब आप बताइए कहाँ न्याय है? ना मानव अधिकार में है, ना इसमें न्याय है। तो न्याय नहीं हुआ। न्याय नाम की कोई वस्तु है, ऐसा हजारों साल से पता है, लेकिन न्याय जो है संप्रेषित नहीं हुआ, न्याय समझ में नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी न्याय तो आप जैसे महापुरुष ही समझा सकते हैं मानव जाति को, ऐसा उन्होंने कहा। तो बाबा जी ने अपने जो न्याय का जो सूत्र है उसको बताया उन्होंने, हम न्याय को कैसा समझा दिया। फिर थोड़ी देर बात हुई, 15 मिनट, और फिर हम लोग आ गए। ऐसा तो कोई भी बाबा जैसी जो प्रामाणिक व्यक्ति है, उनके बात करने का जो तरीका है, वो किस तरीके से समाधान तक ले जाने का तरीका, वो हम लोगों ने देखा है ना। तो उससे बहुत सारी चीजें, कई चीजें बाद में समझ में आती हैं। जब बाबा जी इस बात को कर रहे थे उस समय उतना गहराई से नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में समझ में आया जब हम लोग बहुत सारा लोगों के बीच में काम करने लगे, तब समझ में आया कि भाई ये क्या तरीका। बाहर आके मेरे से कहते हैं मेरा फ्री स्टाइल कैसा लगा। मतलब वो उनके लिए वो जो फ्री स्टाइल था ना, वो भी उत्सव था। बाबा जी के लिए वो कोई प्रेशर में नहीं रहते थे, वो उत्सव है। भाई कोई अपेक्षा ही नहीं है ना, आप समझिए, कुछ लेना नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं है ना, कोई दबाव नहीं, कोई संकोच नहीं। ऐसा आदमी फ्री स्टाइल से ही होगा ना अभिव्यक्त। जब भी वो होगा वो उन्मुक्त तरीके से होगा, है ना, क्योंकि वो किसी के दबाव प्रभाव में बाबा जी कभी रहे नहीं, पूरी जिंदगी में कभी नहीं रहे, है ना। ऐसा स्वायत्त और स्वतंत्र मानव मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में, है ना। तो हम लोग जो बात करेंगे, तो मैंने कहा कि एक हम ज्ञान की बात करेंगे, है ना, दूसरा विवेक की बात करेंगे, और तीसरा विज्ञान की बात करेंगे। तो ज्ञान से क्या आता है? तो ज्ञान से मानसिकता निर्माण होती है ना, मानसिकता। और विवेक से क्या आता है? तो विवेक से व्यवहार आता है। जब मानसिकता व्यवहार में आती है उसी को आचरण कहते हैं, है ना, आचरण जिसको कहते हैं। और जिसको हम लोग विज्ञान कह रहे हैं, उससे क्या आता है? तो व्यवस्था आती है। व्यवस्था की समझ बराबर विज्ञान है, इस तरीके। इसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो पहले मानसिकता है, उसके बाद व्यवहार है। मानसिकता व्यवहार में आती है, मानसिकता और व्यवहार जो है वो व्यवस्था में आती है। ये जो मानसिकता है ये स्वयं में होती है ना, ये स्वयं में होती है मानसिकता। फिर इसके बाद ये जो व्यवहार है ये परस्परता में होता है, और जो व्यवस्था होती है वो समग्रता में होती है, समग्रता। ऐसा। तो ये 3 स्टेप हैं। तो हम लोग इसी फ्रेम में पूरी बात को करेंगे, है ना। चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। कितने बजे आएंगे वापस?